कहता हूं कि बड़े बड़े सेमिनार और बड़े बड़े बौद्धिक डिस्कशन नहीं, सबसे बड़ी चीज होती है कि जनता में किसी भी सरकारी फैसले की प्रतिक्रिया क्या हुई, इसको समझना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, इसको देखना चाहिए। बड़ा फैसला है, पेंशन की एक नई व्यवस्था भारत के लिए आई है, उस पर वैसा समर्थन नहीं जुटा जैसा सरकार को बताया गया होगा, अधिकारियों ने या जिन्होंने भी, एडवाइजर्स ने। ये कह देना कि समर्थन 10, 20, 50, 100, 200 ट्वीट हो भी सकते हैं समर्थन में, वो तो उतना तो मैनेजमेंट भी हो जाता है। मैं उस समर्थन की बात कह रहा हूं कि इटावा में भी जलूस निकलता है, और आंध्र प्रदेश में भी जलूस निकलता, और चेन्नई में भी निकलता, और शिमला में भी निकलता, और कलकत्ता में भी निकलता कि हाँ भाई अब की देखो आगे असली चीज क्या, और वो जलूस प्रायोजित नहीं करना पड़ता ना। कांग्रेस वाले सपा वाले चाहते कि ना जलूस निकले तो भी निकलता। कर्मचारी कहता कि 20 साल से हम जिसके लिए लड़े वो चीज मिल गई, वाह वाह वाह, क्या जय जयकार, वो जय जयकार मिसिंग है। मुझे नहीं पता किसने सलाह दी, किसने कहा, और इस योजना को बहुत भव्य दिव्य, और जैसे था ना कि मैं द्रौपदी अग्नि से पैदा हुई, ऐसा कोई आश्चर्यजनक वो मत क्रिएट करिए कि ये योजना कोई आकाशीय उससे आई ना। वहां का ड्राफ्ट लेके उसी में ऊपर नीचे करके प्रिंट मार दिया है। ये जगन रेड्डी का ही फार्मूला बाबू। मैं सामान्य भाषा में एक बात कहता हूं, जगन रेड्डी का फार्मूला मुझे केंद्र सरकार के एक बड़े अधिकारी ने बताया था, तब मैंने विजय बंधु से इस पर चर्चा भी की थी कि पहले की बात है, उन्होंने जगन रेड्डी ने इसी बात को मार्केटिंग की कि हम 50% की गारंटी दे रहे हैं पेंशन की, और यही वो लाए थे पहली बार। ठीक, पेंशनर समझ गए कि ना 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 भैया ये तो कान घुमा के पकड़ लिया, बाकी कुछ है नहीं क्या। तो उनकी सरकार चुनाव में पराजित हो गई, और पराजित भी ऐसी नहीं हुई, ध्वस्तीभूत हो गई पार्टी। वो योजना आप क्यों लाए? जिन अधिकारियों ने ये कहा है कि नहीं हम 20 साल से मेहनत करके ये खोज के लाए हैं, उन अधिकारियों को झूठ बोलने के आरोप में तुरंत दंडित करिए क्या। नहीं तो जगन रेड्डी की योजना तो पड़ी है, इंटरनेट पर जाके देख लीजिए कि क्या अंतर है। इसका भी यूएसपी क्या है, 50% मांग रहे थे ना, गारंटी दे दी। जगन रेड्डी यही कहते थे अपने राज्य में, 50% मांग रहे थे, दे दी। किसका 50% मांग रहे थे? पूर्ण वेतन का, दिया गया बेसिक का। 50% क्यों मांग रहे, कैसे मांग रहे थे कि हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब आप 50% वो भी बेसिक का कैसे मिलेगा जब 10% आप हर महीने जमा कराओगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो बात कैसे बन जाएगी भैया? आदमी ने कहा कि भाई पहले हमको 2 समोसे मिलते थे सोमवार की सोमवार, हैं? अच्छा जी। बोले फिर मिलेंगे, हफ्ते भर आप 2 रुपया रोज जमा करेंगे, क्या 14 रुपया जमा करेंगे तो 8 रुपया 2 समोसे आपको देंगे। तो इतनी बुद्धि तो सब रखते गुरु, जब हम 14 रुपया जमा करेंगे तो हम 3 दिन नहीं खाएंगे समोसे, तुमको क्यों देंगे 14 रुपया? ये मूल बात है जो भारत के सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आती है। अर्थशास्त्र में भारत में कुछ भी गड़बड़ नहीं कोई कर सकता, जनता सब जानती है। 5 किलो राशन में 4.25 किलो कोई माई का लाल तौल नहीं सकता, जो तौलेगा उसका कपार खोल दिया जाएगा। गलत कह रहे हो विजय बंधु? हिंसा हो जाएगी राशन की दुकान पर। वैसे ही पेंशन है, ये भी जान लीजिए। ये समाज के का जो चौथा चरण है व्यक्ति के जीवन का, ये उससे जुड़ा मसला है मित्र। बाकी सब योजनाएं अलग है, इसकी तासीर अलग है, इसकी संवेदनशीलता अलग है। भारत में पेंशन को लेकर एक धारणा है कि बुढ़ापे की लाठी है, उसको आप नहीं बदल सकते।
पहले गिलास पीले सफेद था, फिर इसमें लाल बाहर दरिया, बोले नया गिलास ले आए। आजकल तो बच्चे तक जानते हैं, कहते हैं ये नई ड्रेस नहीं, ये पुरानी धो दी तुमने। क्या बच्चों को आप कपड़ा धो के थोड़ी कह सकते नया लाए हैं, वो कहेंगे ये तो धुला हुआ है, नया कहां है। तो एक टीचर जो है या जो अधिकारी है सरकार का, कर्मचारी है, उसको अकल नहीं। और दूसरी एक बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, जो बात मेरे हृदय की बहुत करीब होती है और मेरा मन करुणा से भर जाता है, भारत को एक राष्ट्र के तौर पर कृतज्ञ रहना चाहिए अपनी सेना और अर्धसैनिक बलों के शौर्य के समक्ष। उनको तो किसी तरह की कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए। ये समर्थ भारत है। हम कह रहे हैं 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व की, 3री होने जा रहे हैं, फिर रणवीर जी को संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इस शहरों के बड़े महानगरों के बड़े परिवारों के बच्चे नहीं हैं मित्र, ये गांव देहात अर्ध शहरी ये इलाकों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, जो भारत माता के लिए अपना शीश बलिदान दे रहे हैं। हम सेना और अर्धसेना के बीच में विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मुझे सेना वालों को बिस्कुट मिलेगा, अर्धसैनिक वालों को नहीं मिलेगा, क्या है? सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। गोली ये पूछ के आती है क्या दीपक जी कि भाई तुम पहले इधर आओ, ये बताओ सैनिकों के अर्धसैनिकों? ऐसा तो नहीं है ना। गोली तो गोली है, अर्धसैनिक के लगेगी तो उसका भी बलिदान हो जाएगा और सैनिक को लगेगी तो उसका भी बलिदान हो जाएगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में डायनामाइट लगा देते हैं, वो सुरंगों में विस्फोटक बांध कर विस्फोट करते हैं। 75 अर्धसैनिक बल उन्हें कुर्बानी दी है एक एक घटना में, मुझे याद है। उनसे बड़ा कोई बलिदानी है? उनके बूढ़े बाप जिनकी आंखों में मोतियाबिंद है, उनसे कोई पूछने जाता है? सरकार को वहां खड़ा होना चाहिए ऐसे हर परिवार के जिम्मेदारियों के लिए। उस परिवार की आंख से आंसू ना आए, ये शासन का, सत्ता का कर्तव्य होना चाहिए। मित्र, नौकरी करना अलग बात है, कुर्बानी देना अलग बात है। इसीलिए जब कुर्बानी होती है किसी आर्म फोर्स के व्यक्ति की, तो हम लोग उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, हाईएस्ट सेक्रीफाइस ऑन द अर्थ। धरती पर सर्वोच्च बलिदान। सर्वोच्च बलिदान की कोई मान्यता होनी चाहिए कि नहीं, कि उनको लाइन में लगा दो राशन लेने के लिए 5 किलो? नहीं। 2 विषयों को और रणवीर जी ने इशारा मांग उठाई, तत्काल हो जानी चाहिए। हमारे लिए सेना और अर्धसेना में कोई भेद नहीं, कोई विभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। हम कुर्बानी को तराजू पर नहीं रखना चाहते, ना रखने देंगे। कुर्बानी कुर्बानी है, उसमें तराजू लगाएंगे तो हम उसका प्रतिकार करेंगे, उसका विरोध करेंगे। मां के लिए प्राण देने वाला सर्वोच्च बलिदान वही है। वो अर्धसैनिक बल है, वो पुलिस का जवान है, वो सेना का जवान है। मैं इसमें भेद नहीं कर सकता और भेद होना भी नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूं रणवीर जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये आंसू नहीं आने चाहिए सोनकर जी। इन आंसुओं के नीचे सत्ता की हथेली होनी चाहिए, सत्ता की हथेली जिस पर आंसू गिरे। ये आंसू जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। देश के लिए अच्छी नौकरी करना, अच्छा सांसद बनना, अच्छा विधायक बनना, अच्छा व्यापारी बनना भी अच्छा काम है, बड़ा काम है। लेकिन देश के लिए प्राण दे देना, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता मित्र, कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे लोगों को सम्मान के साथ भारत उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। उनको इस झंझट में मत फंसाइए। ओपीएस, एनपीएस, फलाना ढिकाना, ये बेसिक लगेगा, ये डीएनए लगेगा, फलाना नहीं लगेगा, ठिकाना नहीं लगेगा। वो संतुष्ट होने चाहिए, उनके परिवार संतुष्ट और सुरक्षित होने चाहिए।
उनकी संतानों की उचित देखरेख होनी चाहिए। मेरे मित्र, बलिदानियों के परिवारों का सम्मान नहीं रहेगा तो भारत माता के लिए बलिदान देने वालों की संख्या कम हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। मां के लिए बलिदान देने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी अगर उनको ये लगेगा कि हमारे बलिदान के बाद हमारे परिवार को बुनियादी जरूरतों के लिए हाथ फैलाना पड़ा। शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, क्यों नहीं दिया जाता? पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में जो लोग जान गंवा रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट की हिंसा में जो जान गंवा रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग, वो अब शहीद नहीं है। कैसी बात का, कौन ऐसी भाषा बोलता है? कौन अधिकारी है, कौन से कागज हैं, कौन से कानून हैं जो कहते हैं कि नहीं इनको शहीद शहादत का दर्जा देने का प्रावधान है? बदलिए ऐसे प्रावधान, हटाइए ऐसे प्रतिबंध। मां भारती के लिए जो प्राण दे वो शहीद है। बाबू की कलम उसको शहीद माने नहीं माने सरकारी, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे दिल में शहीद है। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, मेरे ख्याल से सरकार के कागज में ये भी शहीद नहीं है रणवीर जी, लेकिन हमारे दिल में शहीद थे, शहीद हैं, अनंत काल तक शहीद रहेंगे जब तक गंगा में पानी रहेगा। जब तक हिमालय का मस्तक ऊंचा है और गंगा में पानी है, तब तक ये सब हमारे लिए शहीद रहेंगे। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी मंत्रालय की फाइल में क्या लिखा है। धन्यवाद।